नमस्कार दोस्तों, प्रोक्सिमा एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स में अपन अक्टूबर महीने का देख रहे थे अभी, और किस एग्जाम के लिए? ये अपन देख रहे थे पीएसआई एग्जाम के लिए। हाँ, ये आरएस प्री में भी काम में आ सकता है, साथ में ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी यूज किया जा सकता है ना। जैसे क्वेश्चन अभी आरपीएससी पूछ रही है, उसके हिसाब से इन प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल में देख रहे हैं। ये पीडीएफ बनाई गई है, आम्बर प्रेप ग्रुप है इनके द्वारा, विकास बागरा जी सर है। इनका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपन ने कल 10 क्वेश्चन देख लिए थे, आज अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये, केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना स्वामित्व का पूर्ण रूप क्या है? योजना है, कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। इस योजना की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म क्या है, स्वामित्व योजना है क्या, प्रत्येक चीज को अपन डिटेल में देखेंगे। स्वामित्व, ये इसका इंग्लिश वर्जन है स्वामित्व। एस से है सर्वे ऑफ, कौन सी? वीए, विलेज आबादी, यानी जो गांव है, विलेज है, उसकी आबादी का सर्वे है ना। एंड इसके द्वारा मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, आईटी। आईटी की फुल फॉर्म यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, आईटी की फुल फॉर्म है यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी है ना। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। तो क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म याद करनी है अपने को, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मैं समझाता हूँ ये योजना है क्या, वर्क कैसे करती है इस योजना में। मैंने इस योजना में ग्राम विकास अधिकारी के तौर पे काम किया हुआ है, तो मेरे को पता है। जैसे कोई ये गांव है, कोई भी है ना, ये इतना बड़ा गांव है, गांव की पूरी सीमा ये है, क्योंकि इधर गांव के खेत है चारों ओर, बीच में गांव का ये आबादी वाला हिस्सा है ना। यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, घर है या कोई भी बिल्डिंग है, ये आबादी क्षेत्र में है ना। तो क्या करते हैं, ड्रोन से सबसे पहले इसका सर्वे करेंगे। क्या करते हैं? ड्रोन सर्वे। बाद में क्या करते हैं, ड्रोन से सर्वे करके इनकी मैपिंग करते हैं। इन जो ये घर बने हुए हैं इनको नंबरिंग देते हैं। जैसे इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिए, ऐसे कर देते हैं। तो ये आ जाता है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट, ये काम है उसका। ठीक है, बाद में ये आ जाता है कहाँ पे? पंचायती राज के पास, पंचायती राज विभाग के पास है ना। और साथ में ही ये काम दे देते हैं राजस्व विभाग को। आप क्या करो, दोनों लोग जाओ और देखो कि ये घर किसका है ना। फिर यहाँ पर वीडियो और यहाँ पर पटवारी जाते हैं और इस घर का देखेंगे कि यार ये घर किसका है। ये घर, जैसे एक आदमी, कोई भी एक नाम ले लो, राम कल्याण, ये घर है राम कल्याण जाट का। तो प्रॉपर्टी पार्सल जो बनेंगे, प्रॉपर्टी कार्ड आए हैं, उनके ऊपर आप नाम लिख दोगे, ये घर है राम कल्याण जाट का। तो प्रॉपर्टी पार्सल नंबर 1 किसका होगा? राम कल्याण जाट का। ये क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले जो खेत है, जो भी खेत बने हुए हैं है ना, उनके तो अपने पास क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है, लेकिन जो आबादी भूमि है उसका डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसके लिए ये योजना लाई गई, स्वामित्व योजना, कि आबादी भूमि का भी डिजिटल रिकॉर्ड बनाओ। इस आदमी का प्रॉपर्टी पार्सल बना दिया, अब इस आदमी का ये क्या हो गया? कानूनी हक हो गया, ये घर मेरा है, कानूनी रूप से कह सकता है कि ये घर मेरा है। इस प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पे क्या जारी कर देंगे उसको, उस घर का
पट्टा जारी कर देंगे। क्या जारी कर देंगे? पट्टा जारी कर देंगे, है ना। तो ये अगर पूर्ण रूपेण से उसका हो जाएगा और उसका कानूनी वैधता भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसकी। अब ये कब से शुरू हो रही है ये योजना? इस योजना के बारे में देखना है कि ये योजना कब से शुरू हुई। तो ये योजना शुरू हुई 24 अप्रैल 2021 से। कब से शुरू हुई ये योजना? शुरू हुई 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल को मनाते हैं अपन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। उस दिन शुरू हुई थी ये। कौन कौन इसमें साझेदार है? इसमें एक तो है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुरातत्व संरक्षण डिपार्टमेंट। इसके अलावा इसमें है पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज। कौन सा? पंचायती राज डिपार्टमेंट। तीसरा है इसमें राजस्व डिपार्टमेंट। कौन सा? राजस्व विभाग। 3 डिपार्टमेंट कौन सी स्वामित्व योजना में काम कर रहे हैं। इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? नोडल विभाग जो मेन कार्यकारी होगा वो होगा पंचायती राज, क्योंकि राजस्व डिपार्टमेंट का काम किससे? खेतों से रिलेटेड है, खसरा भूमि से रिलेटेड है। लेकिन जो आबादी भूमि है उसका काम कौन देखता है? पंचायती राज आबादी भूमि का काम देखता है। और ASI क्या करेगा? ASI का कार्य है सर्वे करने का, ठीक है। तो ये था कि 24 अप्रैल 2021 से शुरू हुई थी। ये 3 इसमें डिपार्टमेंट है और पंचायती राज डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट है। बाकी कार्यकारी डिपार्टमेंट कितने हो गए? 3 डिपार्टमेंट इसके कार्यकारी डिपार्टमेंट हो गए। बजट 2025-26, राजस्थान गवर्नमेंट का बजट 2025-26 में कहा गया था कि अपने को क्या करना है इस वित्त वर्ष में। 2025-26 का जो वित्त वर्ष है इसमें कितने? 2 लाख आबादी भूमि के पट्टे जारी करने हैं। 2 लाख पट्टे जारी करने हैं अक्टूबर तक, है ना। 15 अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर तक मान लो 1.48 लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं। कितने? 1.48 लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं, है ना। तो ये आबादी भूमि का स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि से संबंधित है। अभी जो एग्जाम लग रहे थे पहले वीडियो के इनके, उनमें एक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे स्वामित्व योजना से संबंधित, ठीक। इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार अपन। तो इसका आंसर तो क्या होगा कि स्वामित्व की पूर्ण रूपेण फुल फॉर्म क्या है? यह है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। स्वामित्व किसकी पहल है? ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। कैसे बनाएंगे? जो किसान है, जो भी गांव के रहने वाले लोग हैं, उनको अपन क्या कर देंगे? उसके जमीन का पट्टा दे देंगे। जमीन का मतलब उसकी जो आबादी भूमि में जो घर बना हुआ है उसका पट्टा दे देंगे। उस पट्टे से वो क्या कर सकता है? लोन ले सकता है और अन्य आर्थिक उपयोग में ले सकता है ना। ये चीजें अपने को करनी है उसमें। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है ये, है ना। इसमें क्या करता है? गांव में रहने वाले लोगों को उनके घर का कानूनी दस्तावेज, जिसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी कार्ड या स्वामित्व कार्ड, संपत्ति कार्ड, है ना, वो देते हैं। साथ में क्या होगा इससे? अगर मैंने किसी को संपत्ति कार्ड दे दिया, उसको कानूनी वैधता हो गई, तो कल कोई दूसरा आदमी आके नहीं बोलेगा कि नहीं यार इस जमीन पे तो मेरा हक है ना। तो कानूनी वैधता हो गई, तो संपत्ति से जुड़े विवाद कम हो जाएंगे। ग्रामीण भारत का एक सटीक डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। साथ में संपत्ति को एक आर्थिक संपत्ति के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। उससे वो क्या कर सकता है? जिसको भी अपन प्रॉपर्टी पार्सल दे रहे हैं, जिसको भी अपन पट्टा दे रहे हैं, वो क्या कर सकता है? इसको आसानी से बैंक से लोन ले सकता है और अन्य जो भी वित्तीय लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। कैसे काम करता है? ये योजना आधुनिक विशेषकर ड्रोन पर आधारित, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किस पे? ड्रोन पे। ड्रोन से सर्वे करते हैं, फिर उसमें बाद में उस मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाता है और उस पर क्रमांक लिखा जाता है कि प्रॉपर्टी कार्ड नंबर कितना है। राजस्थान में क्रियान्वयन कौन कर रहा है? पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ASI तीनों मिलकर कर रहे हैं। कब लागू हुई थी ये योजना? योजना लागू हुई थी 24 अप्रैल 2021 को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। बजट 2024-25 में क्या किएगा? 2 लाख ग्रामीण परिवारों को पट्टा देना चाहती है गवर्नमेंट। ये घोषणा की थी कि 2 लाख ग्रामीण परिवारों को पट्टा देंगे, ठीक है। 15 अक्टूबर 2025 तक 1.48 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। ये डाटा याद रख लेना तो थोड़ा, ठीक है। नोडल मंत्रालय
पंचायती राज विभाग, भारत सरकार। योजना का प्रकार क्या है? ये केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना। तो इसमें क्या है, किसान को एक जो भी आदमी है उसको पट्टा भी दे दिया, तो सामाजिक भी जिम्मेदारी हो गई, और साथ में उसका उस पट्टे का वो क्या यूज कर सकता है, इकोनॉमिक यूज भी कर सकता है, तो आर्थिक भागीदारी होगी। तो ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, आजकल क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है, तो क्या करता है, एक दो दोस्त में फैक्टर डाल देता है, साथ में एक दोस्त में जो अपन माइंड से सोच सकते हैं ना वो चीजें डाल देते हैं। तो अपने को दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, इसके तहत क्या हुआ, वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। ये जो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है ये लागू हुई थी 2011 में। 2011 में क्या कहा गया है कि कोई भी लड़की जो 12वीं जिसने 12वीं पास की है, पहले तो कौन से वर्ग की, देवनारायण छात्रा स्कूटी की योजना के सभी वर्गों की लड़कियों को मिलेगी? नहीं, ये एमबीसी और एसबीसी, एमबीसी और एसबीसी वर्ग है ना, इनकी जो लड़कियां होगी उनको मिलेगी। कौन कौन आते हैं इसमें? इसमें गुर्जर आते हैं, इसमें रायका आते हैं, इसमें रेबारी आते हैं, इसमें गडरी आते हैं, इसमें गाड़िया लोहार आते हैं, है ना। ये इनको एसबीसी और एमबीसी में जो लड़कियां आती है उनको मिलेगी। और उनमें भी कौन सी लड़कियां? जिन्होंने 12th पास की होगी। 12th पास परसेंटेज कितनी? 50% प्लस परसेंटेज होगी। 12th में कम से कम 50% होनी चाहिए। जितनी लड़कियां आवेदन करेगी उन लड़कियों की मेरिट बनेगी, एक क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। और फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कितनी, कि सभी लड़कियों को दे दे, सभी लड़कियों को नहीं देंगे। तो उनमें से उस मेरिट बनेगी, जैसे अगर 50,000 लड़कियों ने आवेदन किया, कितनी लड़कियों ने? 50,000 लड़कियों ने आवेदन किया, जो 50% प्लस वाली है, उनकी पहले तो पूरी जांच की जाएगी कि किसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए, है ना। ये सारी मेरिट बेस देखेंगे, उनकी योग्यता और निर्योग्यता सिद्ध करेंगे। उसके बाद में कितनी? 1500 लड़कियों को, कितने लड़कियों को? 1500 लड़कियों को स्कूटी देंगे। 2011 से चलता आ रहा था ये, कभी बढ़ता रहता है कभी कम होता रहता है, उस हिसाब से। ठीक है, बजट 25-26 में राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार केवल 1500 को ही क्यों थोड़े ज्यादा करते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि 4240 लड़कियों को, कितनी लड़कियों को? 4240 लड़कियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना का लाभ मिलेगा। कितने लड़कियों को मिलेगा? 4240। पहले कितनी को मिलता था? 1500 लड़कियों को इसका लाभ मिलता था। ठीक, अब इसको अपन डिटेल में देख लेते हैं। 4240 और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां रह गई। 50% में तो कितनी लड़कियां आई? मान लो 50,50,000 लड़कियों ने फॉर्म भरा, है ना, लेकिन 4240 को तो स्कूटी मिल गई। बची जिन लड़कियों को क्या? उनको मिलेगी प्रोत्साहन राशि। क्या मिलेगी? प्रोत्साहन राशि। क्या देंगे भैया प्रोत्साहन? कि आगे पढ़ो, तो आगे पढ़े, ठीक है। क्या कर रहे हैं? बीए बीएससी कर रहे हैं, बीए बीएससी या बीकॉम जो भी कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूजी अंडर ग्रेजुएशन, यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन है। अगर आपने प्रत्येक साल क्या किया, 50% प्लस भी यहाँ भी बना लिया, तो सरकार मान लेगी कि यार आप पढ़ने वाली लड़की हो। तो क्या करेंगे? वो आपको अंडर ग्रेजुएशन में देंगे 10,000 रुपये। क्या मतलब अंडर ग्रेजुएशन वाली लड़कियों को मिलेंगे प्रत्येक ईयर 10,000 रुपये। ठीक है, इसके आगे भी लड़कियों को पढ़ाना चाहती है सरकार। सरकार ने बोला कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पीजी करो, आप एमएससी करो, आप एमए करो, एमकॉम करो, है ना। वहां पर भी आपको राशि देंगे। कितनी राशि देंगे? आप करो तो सही। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% प्लस बना लिए तो वहां पर आपको कितने देंगे? 20,000 की राशि देंगे। 12वीं में अगर आपने बनाई है अच्छी परसेंटेज 50% प्लस, तो अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको स्कूटी देंगे। अगर ग्रेजुएशन में आपने 50% प्लस बनाई है तो आपको क्या मिलेगा? 10,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे।
तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 50% प्लस बनाई है तो 20,000 रुपये पर ईयर आपको मिलेंगे, है ना। ये देवनारायण छात्र स्कूटी योजना की बात है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें लिखी हुई नहीं है, आप नोट कर सकते हो इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें डिटेल, इसमें सॉल्यूशन छोटा है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा डिटेल में आ जाए, 4-5 पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछ ले, उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हो ना। अपन चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है अपना आज का, हरियाणा और राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान, बहुत पेड़ लगवाए गवर्नमेंट ने, है ना। हरियाणा और राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान, कौन सा? हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 5 वर्षों का टारगेट कितना है? 50 करोड़ पौधे लगाना है, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 7 अगस्त को 2024, 7 अगस्त 2024 को ये शुरू हुआ था। इस दिन थी हरियाली तीज। क्या थी? हरियाली तीज। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, तो इस दिन हरियाली तीज थी, है ना। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगले 5 वर्षों में 2029 तक 5 वर्षों में कितने 50 करोड़ पौधे लगाने, प्रत्येक साल कितने पौधे लगाने? 10 करोड़ पौधे लगाने। इस दिन 7 अगस्त 2024 को मैंने खुद ने 1100 पौधे लगवाए थे ग्राम पंचायत में, मेरी ग्राम पंचायत में मैंने 1100 पौधे इसमें लगवाए थे, है ना। तो ये 7 अगस्त 2024 को ये योजना शुरू हुई थी, ठीक है। 7 अगस्त 2024 को शुरू हुई। करौली की सपोट्रा तहसील से मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। करौली की कौन सी तहसील? करौली की सपोट्रा तहसील। प्रत्येक पौधे की निगरानी के लिए हरियाणा राजस्थान मोबाइल ऐप से जियो टैगिंग की जा रही है। एक ऐप बनाया कि इसकी क्या करनी है? निगरानी भी तो करनी है। पौधा लगा दिया, क्या पता गवर्नमेंट को, तो हम जैसे मैं हूँ, मैंने बोल दिया गवर्नमेंट को कि यार मैंने 1100 पौधे लगा दिए, लिखित में भेज दिया 1100 पौधे लगा दिए, क्या पता मैंने लगाया ही नहीं हो। उनकी प्रभावी निगरानी तो करनी है। तो निगरानी करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐप बनाया एक, उस ऐप का नाम क्या है? हरियाणा राजस्थान मोबाइल ऐप। कौन सा? हरियाणा राजस्थान मोबाइल ऐप बनाया, ठीक है, प्रभावी निगरानी के लिए। और प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग करनी है। क्या करनी है? तो प्रत्येक पौधा है ना उसकी जियो टैगिंग करनी है, जानिए जाके उस प्रत्येक पौधे की फोटो खींचनी है। तो ये बनाया था, है ना। और समय अंतराल पे, विभिन्न समय अंतराल पे उस फोटो की फोटो खींच के डालनी है, उसकी वापस जियो टैगिंग करनी है कि वर्तमान में क्या स्थिति उस पौधे की, ठीक है। तो इसके लिए तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है ना। तो कौन सा सही है? 3 ऑप्शन इसके सही होगा। क्या इससे राजस्थान का जो ग्रीन कवर है 9.60% के आसपास है, ये बढ़ के इसको 33% लाने का अपना जो लक्ष्य है उसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 5 साल में कितने लगाने? 50 करोड़ पौधे लगाने। इससे अपना क्या होगा? इससे अपना ग्रीन कवर बढ़ेगा। तो डिटेल में थोड़ा बहुत पीपीटी के हिसाब से देख लेते हैं। हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण अभियान, क्या होगा? इससे ग्रीन कवर बढ़ेगा, अपना हरित आवरण बढ़ेगा, ठीक है। कब शुरू हुई? यह योजना शुरू हुई 7 अगस्त 2024 को, है ना, हरियाली तीज के अवसर पर। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कहाँ से शुरू हुआ? सपोट्रा क्षेत्र करौली से। कहाँ से? सपोट्रा क्षेत्र करौली से ये शुरू हुई थी। महत्वाकांक्षी क्या है? इसका दीर्घकालीन लक्ष्य है 5 वर्षों में 50 करोड़। महत्वाकांक्षा क्या थी इस योजना की? कि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने, ठीक है, मतलब 10 करोड़ लगाने प्रतिशत। 23 अक्टूबर 2025 तक, यानी 1 साल के अंदर कितने पौधे लगा दिए? 1 साल में जो पौधे लग गए वो उनकी संख्या है 18.50 करोड़। कितनी? 18.50 करोड़। सबसे ज्यादा लगाए जयपुर ने, है ना, लगभग जयपुर ने लगा दिए। इसमें कितने? 77.43 लाख पौधे। 1100 मैंने खुद ने लगा दिए, तो 77.43 लाख जयपुर वालों ने लगा दिए पूरे। तो सबसे ज्यादा पौधे लगे हैं जयपुर में। सबसे कम लगाए हैं 11.70 लाख पौधे डेढ़वाना कुचामन जिले में। तो ये ध्यान रख लेना कि अब तक कितने लग चुके हैं? 18.50 करोड़। टॉप पे कौन चल रहा है? जयपुर। लोएस्ट कौन है? डेढ़वाना कुचामन, है ना।
तकनीकी किया गया, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया इसमें, पारदर्शिता और निगरानी के लिए हरियाणा और राजस्थान मोबाइल ऐप बनाया और उसकी प्रत्येक पौधे की क्या कर रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे हैं वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये योजना है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने की सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 250, 300, 350 या 500। देखो ये योजना, इस योजना का पहले नाम था राजीव गांधी। क्या नाम था, राजीव गांधी। विवेकानंद बाद में किया गया, पहले इसका नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। क्या था इस योजना में, इस योजना में कि देश के वो बच्चे जो क्या कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएशन है या पीएचडी कर रहे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए है ये योजना। क्या है, आप अप्लाई करो इस योजना के लिए, ठीक है। इस योजना में क्या होगा, इस योजना से बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, कितने, 500 बच्चे। कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, टोटल 500 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, वो देश और विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। उनका सारा खर्चा कौन उठाएगी, राजस्थान गवर्नमेंट उठाएगी। हाँ कुछ एक पॉइंटों को छोड़ दे तो वहां पर 50 लाख की सीमा है, बाकी सारा खर्चा कौन उठाएगी, राजस्थान गवर्नमेंट उठाएगी। कितने बच्चों का, 500 बच्चों का। क्या सारे बच्चे विदेश जा सकते हैं, नहीं। इसमें से क्या था, पहले क्या प्रावधान था और अब क्या प्रावधान है वो देखना है ना। अब का मतलब, आपका मतलब है कि 2025-26 की जो बजट है उसमें क्या प्रावधान किए हैं, 2025-26 के बजट में क्या प्रावधान किए हैं। पहले था कि आप विदेश जा सकते हो, कितने बच्चे जा सकते हैं विदेश, अधिकतम अधिकतम पहले 300 बच्चे विदेश जा सकते थे, टोटल 500 होनी चाहिए। 300 विदेश जा सकते थे तो देश में कितने रहेंगे, 200। देश में कितने बच्चे पढ़ेंगे, 200 बच्चे पढ़ेंगे। 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार ने क्या किया कि यार इतने बच्चे विदेश नहीं भेजने, है ना। जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है कि बच्चे विदेश जाते हैं, वहां पढ़ते हैं और वो वहीं के होकर रह जाते हैं, इस चीज को सुधारना है। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको कर दिया कम, 300 नहीं, इसको क्या कर दो, इसको कर दो 150, इसको 150 कर दिया, तो इसमें बढ़ा दिया। ये 150 क्या करो, यहाँ पर कम किए तो यहाँ पर बढ़ा दो। तो अब 350 बच्चे देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और 150 बच्चे विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। आपके मुंह उठा के किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ क्या मैं, क्या मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या है, एक है क्यूएस रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एक रिपोर्ट जारी करती है, क्या करती है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एक रिपोर्ट जारी करती है विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज की, है ना। उसमें जो जो यूनिवर्सिटी आती है उसमें से विदेश की जो टॉप 150 यूनिवर्सिटी है उसमें आप जा सकते हो, और राजस्थान नहीं, देश की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है वहां पर आप जाके एडमिशन ले सकते हो। विदेश की कितनी, 150, और देश की कितनी, 50 यूनिवर्सिटी में आप जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये 30 के बारे में बात है, अपन देख लेते हैं इसकी डिटेल यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ कहां पर पढ़ना है, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में, इसके देश के, है ना। सीटों की संख्या 200 थी पहले, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी, मैंने बताया अभी कि 150 बच्चे और बढ़ा दिए, है ना। तो 200 से बढ़ा के कितनी कर दी, 350 कर दी। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस इसका नाम था, ठीक है ना। राजस्थान सरकार की एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति योजना है। इसमें क्या है, राज्य के जो मेधावी बच्चे हैं उनको देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता है। अब कौन करेगा ये काम, राजस्थान सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है उसको दिया गया है ये काम। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा, इसका संचालक डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा विभाग। विदेशी संस्थानों के लिए 300 थी पहले, अब 150 कर दी, और देश के लिए जो पहले 200 थी उसको बढ़ा के 250 कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वर्ष 2025-26 में किसानों को कुल कितनी सहायता प्राप्त होगी? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि वर्ष 2025-26 में किसानों को कुल कितनी सहायता प्राप्त होगी? देखो, एक योजना चलती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलती है। इसके तहत क्या है, 3 किस्तों में, कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में कितने पैसे मिलेंगे? 3 किस्तों में 6,000 रुपए देगी गवर्नमेंट, यानी 2,000 रुपए 3 किस्तों में देगी। ठीक है, ये था इसका पीएम किसान सम्मान निधि का प्रावधान। राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि यार इससे किसान सशक्त तो हो रहे हैं, लेकिन अगर अपन थोड़ी बहुत किसानों की और सहायता कर सके तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कब है 30 जून 2024 को क्या लाया राजस्थान गवर्नमेंट ने? एक और योजना लाई इसी से मिलती जुलती, इसी का भाग है वो, क्या? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी? पीएम किसान सम्मान निधि के साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उसने कहा यार यहाँ पर 3 किस्तों में कितने मिल रहे हैं? 6,000। बढ़ा के कर दो कि 2 किस्तें हम भी दे देंगे, है ना? 2 किस्तों में हम कितने दे देंगे? 2,000, यानी प्रत्येक किस्त के साथ 1,000 रुपये हम भी दे देंगे साथ में, है ना? तो ये था। लेकिन 2025-26 के बजट में मतलब यहाँ पर टोटल कितने मिल रहे थे? 6,000 प्लस 2,000, 8,000 रुपये किसानों को मिल रहे थे। 2025-26 के बजट में राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार, किस्तें 2 नहीं, हम 3 देंगे। कितनी किस्तें देंगे? 2 की जगह 3 किस्तें देंगे। तो अब ये कितना हो गया टोटल? 9,000। 3 किस्तों में कितने दे देंगे? 3,000 रुपये हम दे देंगे, 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि से मिल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 9,000 रुपये हो गए। ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वर्ष 25-26 में कुल किसानों को कुल वार्षिक सहायता होगी। कितनी वार्षिक सहायता होगी? तो अपन ने बोल दिया 9,000 रुपये की होगी। पहले क्या था? पहले 8,000 था, इसको 9,000 कर दिया है। इससे क्या होगा? किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, है ना? 30 जून 2024 को इसका शुभारंभ हुआ। 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता के अतिरिक्त ये पहले 2,000 रुपये मिलते थे, अब कितने 1,000 रुपये और बढ़ा दिए, 9,000 रुपये की वार्षिक सहायता हो गई। हाल ही में 18 अक्टूबर को भरतपुर की नतबई से चौथी किस्त जारी कर दी है। इससे और अपडेटेड वर्जन ये है कि जनवरी 2026 में जो 5वीं किस्त है वो भी डाल दी है। ठीक है, तो ये वो याद नहीं रखना कि कहाँ से किया गया। 5वीं किस्त डाली है सिरोही से, चौथी किस्त डाली थी नतबई भरतपुर से। राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, नया क्वेश्चन है अपना, कि राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण हेतु शुरू किए गए डे केयर सेंटर्स, क्या शुरू किया? डे केयर सेंटर। किन के लिए? कौन, है ना? कि ये किसके लिए है? खुद ही बोल रहा है कि वृद्धजनों के लिए है ना? क्या है? डे केयर सेंटर खोले। मतलब डे का मतलब दिन में केयर करनी है उनकी। क्या वो रात को रुक सकते हैं? नहीं, इन डे केयर सेंटर में वो रात को नहीं रुक सकते, केवल दिन में देखभाल करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? कितने खोले? 10 डे केयर सेंटर खोले। कितने? राजस्थान गवर्नमेंट ने 10 डे केयर सेंटर खोले। क्या है भाई? नाम क्या है इसका? अपना गाँव में क्या है कि कोई भी छोरो जो माता पिता की सेवा करे उनका क्या हो, श्रवण कुमार, है ना? तो उसी के नाम पे इस योजना का नाम राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या रख दिया? श्रवण कुमार आश्रम योजना, है ना? किसके नाम पे रख दिया? श्रवण कुमार के नाम पे, भक्त श्रवण कुमार के नाम पे इसका नाम रख दिया। कितने सेंटर खोले? 10 डे केयर सेंटर खोले। क्या है इसमें कि कोई भी वृद्धजन आते हैं उनको क्या करेंगे? उनको मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराएंगे। किसके? मनोरंजन का। ठीक है, कि बुढ़ापे में भी तो मनोरंजन कर सकते हैं, तो मनोरंजन, साथ में सत्संग के साधनों उपलब्ध कराएंगे। कोई धार्मिक यात्रा उनको करवा देंगे, है ना? उनको थोड़ा सा खाना दे देंगे, उनकी चिकित्सा की देखभाल भी कर लेंगे। इसके लिए बनाया डे केयर सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि क्या राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण हेतु शुरू किए गए डे केयर सेंटर किन के लिए?
अब वर्धजन किसको बोलूं, यहाँ पर एक शब्द लगा दिया वर्धजन। कल मैं जाके बोल दूं डे केयर सेंटर वालों को कि मेरे को भी रहना है, वो मेरे को रख लेंगे क्या कि मैं भी वर्धजन हूं? मैं बोल दूं कि मैं भी वर्धजन हूं? नहीं, वो किसको रखेंगे? जो पुरुष, पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष, और महिला की आयु कितनी होनी चाहिए? 55 वर्ष। यानी 60 वर्ष का पुरुष और 55 वर्ष की महिला ही क्या मानी जाएगी? वर्धजन मानी जाएगी डे केयर सेंटर के लिए। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने डे केयर सेंटर का तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके अलावा अगर हम राजस्थान गवर्नमेंट वर्धजनों के लिए क्या कर रही है तो उसको पर देख लें। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्धजनों के लिए कुछ तो वृद्धाश्रम खोले हुए हैं। क्या खोले हुए? वृद्धाश्रम, यानी रात को रुकने के लिए व्यवस्था है। तो वृद्धाश्रम खोले हुए हैं। कितने? राजस्थान गवर्नमेंट ने वृद्धाश्रम खोले हुए 44। राजस्थान गवर्नमेंट ने वृद्धाश्रम खोले हुए 44। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वृद्धाश्रम खोले हुए 19। तो टोटल राजस्थान में सरकार द्वारा संचालित कितने वृद्धाश्रम है? 63 सरकारी वृद्धाश्रम है। बाकी प्राइवेट तो बहुत सारे हैं। सरकारी वृद्धाश्रम कितने? 63 है, बाकी एनजीओ द्वारा संचालित। इसके अलावा इन्होंने खोला क्या? स्वयं सिद्धा आश्रम। स्वयं सिद्धा आश्रम कितने जिलों में संचालित है? ये स्वयं सिद्धा आश्रम 17 जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रम संचालित है। कितने? 17 जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रम संचालित है। इसके अलावा और क्या किया इन्होंने? सीएम पुनर्वास गृह। सीएम पुनर्वास गृह यानी ऐसे जो विशेष रूप से बेघर है ना, जिनका न तो उनके पास घर है न उनके बच्चे हैं। कुछ ऐसे वृद्धाश्रम में तो कौन रहेंगे? जिनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। जबकि सीएम पुनर्वास गृह में कौन रहेंगे? जो विशेष रूप से है कि जिनके पास रहने के लिए भी नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है उनको, है ना, उनको। तो सीएम पुनर्वास गृह की स्थापना की गई। कितनी? 45 सीएम पुनर्वास गृह स्थापित किए गए। ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण हेतु शुरू किए जाने वाले डे केयर सेंटर्स क्या है? पीए 60 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से अधिक की महिलाएं। 60 वर्ष से अधिक के तो पुरुष, 55 वर्ष से अधिक के महिलाएं इसमें काउंट हो जाएगी। ठीक है, अपन आगे चलते। इसका देख लो कि इसका नाम पे भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम रखा गया डे केयर सेंटर का। नागरिकों के दिन के एक सुरक्षित दिन में, रात में नहीं, है ना। अगर क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन में अगर वो लिख देता है कि रात में एक सुरक्षित और सक्रिय वातावरण, वहां पे गलत हो जाएगा ये। जहाँ पे सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले 60 वर्ष से अधिक के पुरुष और 55 वर्ष से अधिक की महिलाएं इसमें काउंट की जाती हैं। इन केंद्रों पर चिकित्सा, अल्पाहार, प्रौढ़ शिक्षा, सत्संग और धार्मिक भ्रमण जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। आवासीय देखभाल, ठीक है, वो तो हो गया उस क्वेश्चन का। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट कुछ रेजिडेंशियल भी चला रही है, आवासीय भी चला रही है, जो वृद्धाश्रम है 44 राजस्थान गवर्नमेंट, 19 सेंट्रल गवर्नमेंट, है। तो टोटल 63 वृद्धाश्रम संचालित है। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह कितने? 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह। और स्वयं सिद्धा आश्रम 17 जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जा रहे हैं, है ना। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाश्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार सदस्यता अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? सहकार सदस्यता अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखो, सहकार सदस्यता अभियान, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? अपने एक चीज जानते हैं कि एक होता है सहकारिता आंदोलन। क्या होता है? सहकारिता आंदोलन। सहकारिता क्या होता है? कुछ लोग, 2 या 2 से अधिक लोग, मतलब कम से कम 10 लोग होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए? 10 लोग। 10 लोग मिलके क्या करते हैं? कोई भी एक बिजनेस करते हैं या कोई भी एक काम करते हैं, जिसको अपन घरेलू काम कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी एक काम करते हैं 10 से अधिक लोग, है ना। और वो सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1958 के तहत उसको अपने आप को पंजीकृत एक संस्था बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन सहकारिता। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लाभ मिलते हैं सहकारिता को, उनको प्रोवाइड किया जाते हैं और वो अपना लाभ कमा लेते हैं, एक समूह के रूप में बनाते हैं, एक लाभ कमा लेते हैं। सहकारिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण जो भारत में देखने को मिलता है वो है अमूल दूध, अमूल डेयरी। अमूल डेयरी क्या है? अमूल डेयरी सहकारिता ही है ना। तो अमूल डेयरी सहकारिता का एक और एग्जाम्पल अपन देख ले तो मदर डेयरी।
ये भी सहकारिता का है ना। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, सहकारिता है। तो ये एग्जांपल है अमूल डेयरी, मदर डेयरी, ये सहकारिता है। अपन क्या करते हैं, गाँव में जाके दूध देते हैं ना, तो कुछ अमूल डेयरी वाले भी वहां पर दूध दूध खरीदने वाले होते हैं, है ना। वो सहकारिता के तहत है, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको जमीनी स्तर पर और पकड़ मजबूत हो, इसके लिए क्या किया, एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम क्या है, सहकारिता सदस्यता अभियान। कौन सा चलाया, सहकारिता सदस्यता अभियान। कब चलाया ये, महात्मा गांधी जी सब सहकारिता के सबसे बड़े पक्षधर थे, है ना। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर 2025 को सहकारिता सदस्यता अभियान शुरू किया। कब तक शुरू होता है ये, 15 अक्टूबर तक। लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया और 15 अक्टूबर से भी आगे होके ये हो गया 22 अक्टूबर तक, है ना। तो 2 अक्टूबर को शुरू हुआ, 15 अक्टूबर तक चलना था, 22 अक्टूबर तक इसको आगे बढ़ा दिया था, यानी 22 अक्टूबर तक ये चला था। उद्देश्य क्या था कि जो भी सहकारी समितियां पहले से हैं, है ना, जो भी सहकारी समितियां पहले से स्थापित है, उनमें क्या करो आप 10% की वृद्धि करो। यानी अगर उसमें पहले 10 लोग, उसमें 100 लोग है पहले एक सहकारी समिति में, तो उसमें 10% की वृद्धि और करो, मतलब 110 लोग करो। 1000 है तो 100 और बढ़ाओ, 1100 करो, तो 10% की वृद्धि करनी है। ये इसका मेन मोटिव था सहकारिता सदस्यता अभियान का। अब कहाँ संचालित किया गया ये संचालित किया गया प्रत्येक गांव पे, प्रत्येक ग्रामीण स्तर पे जाके इस योजना को, इस अभियान को संचालित किया गया। तो ये 8300 PACS, यानी राजस्थान में कितने PACS है, PACS राजस्थान में कितने PACS है, 8300, है ना। उनमें ये संचालित हुआ, कितने PACS में, 8300 PACS। 8300 की PACS की होती है प्राथमिक कृषि साख समिति, जो ऋण देती है ना। प्राथमिक कृषि साख समिति जो ऋण देती है, वो कितने हैं, 8300। इनको बोला कि आप गांव गांव जाओ, यानी अपने गांव में, जिस गांव में ये PACS बनी हुई है, जैसे मेरे गांव में PACS बनी हुई है, तो वहाँ के लोग जिनको जिम्मेदारी दी हुई है, वो ई मित्र वाले और 3-4 लोग बैठ जाएंगे और गांव वालों को बोलेंगे कि आओ रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं गांव वाले, फिर उनको जो KCC है उनका भी फायदा मिल जाता है उनको, है ना। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उनको फायदा मिल जाता है, 30-40 हज़ार रुपये उनको मिल जाते हैं 0% ब्याज पे, है ना। तो ऐसी 8300 PACS पे ऐसा किया गया, है ना। साथ में 2158 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर PACS नहीं खुली हुई, तो उनको बोला कि यार इन पे 2158 ग्राम पंचायतों पे जाओ और यहाँ पर भी PACS की व्यवस्था करो, है ना। तो यही सहकारिता सदस्यता अभियान की मुख्य विशेषताएं हैं, देख लेते हैं, ठीक है। सहकारिता सदस्य अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था, सहकारिता समितियों में 10% की वृद्धि करनी, सहकारी समितियों में 10% सदस्यता वृद्धि करनी है, ठीक है। कब शुरू हुआ ये, है ना। सहकारिता को मजबूत करने के लिए बोल बच्चन चीजें क्या करनी है, सहकारी समितियों में सदस्यों की संख्या में 10% की वृद्धि करनी है, ठीक है। कब से, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये चलाया गया और 22 अक्टूबर तक इसको विस्तारित कर दिया गया, ठीक है ना। शुभारंभ कहाँ से हुआ था इसका, इसका शुभारंभ हुआ था जयपुर से, है ना। इसको क्रियान्वित कौन कर रहा है, कि कोई भी व्यक्ति जाके क्रियान्वित कर रहा है, नहीं, PACS जो प्राथमिक कृषि साख समिति होती है, प्राथमिक कृषि साख समिति या प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भी बोलते हैं इनको, है ना, होती है 83, ये 8300। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये गए और विशेष शिविरों का आयोजन किया और नए सदस्यों को जोड़ा और इसी योजना की जानकारी दी, है ना। सहकारिता का विस्तार भी करना है इसमें, कितनी, 2158 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पर सहकारिता नहीं पहुंची है, PACS नहीं पहुंची है, वहां पर PACS को समिति नहीं थी, नई समितियों का गठन भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान टॉप 5 राज्यों में आता है जिनको सहकारिता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पॉलिसी मेरे हाथ। चलो 2 मिनट का समय दो, मैं भी आता हूँ।
चलो अपना अलग अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना के अंतर्गत चलाई जा रहा है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कौन सी योजना के तहत चलाई जा रहा है? तो देखो, एक योजना चल रही है पीएम फसल बीमा योजना। कौन सी? फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना, ये योजना चल रही है। इसमें अपने को क्या होता है, जो फसलें हैं अपनी उनका बीमा कराना होता है ना? पीएम फसल बीमा योजना, इसमें फसल उनका बीमा करवाना होता है, कुछ प्रीमियम पे बीमा करवाना होता है। तो क्या होता था पहले, जो ई-मित्र संचालक है वो, या गांव के कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि ये ठेकेदार लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आते हैं किसानों के पास, काका 10% होता है, तारो ब्याज करवा दूंगा, है ना, हर तन लोन दुआ दूंगा, ये जो भी कि बीमो दुआ दूंगा, तो 10% ले लेते हैं, बीच में 10% 5% जो भी, वो क्या करते हैं, इस पॉलिसी का मिसयूज कर रहे हैं, है ना, वो बीच में बिचौलिए बन रहे हैं। तो सरकार ने देखा कि इन बिचौलियों को हटाना पड़ेगा। इन बिचौलियों को हटाने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी चलाई, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। ठीक है, कौन सी चलाई? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। इस पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी में जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, ये फसल बीमा योजना वगैरह, ये सब क्या करेंगे, आपके घर आएंगे, किसानों के घर जाएंगे और उनको क्या देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करेंगे और साथ में हार्ड कॉपी भी देंगे। क्या देंगे? हार्ड कॉपी भी देंगे। ऐसा नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन किए और चले गए, है ना, कि आपका क्या पता रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, है ना, लेकिन हार्ड कॉपी देंगे आपकी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ में उस हार्ड कॉपी में लिखे हुए होंगे नियम कि आपको इतने % प्रीमियम राशि जमा करानी होगी, है ना, कि किसी में 5% प्रीमियम, खरीफ में 5% है, रबी में 2% प्रीमियम राशि है और किसी में 1.5% प्रीमियम राशि है ना, ऐसे। ये शायद बागवानी में, ये खरीफ में और ये रबी में, है ना, ऐसे ये क्या होती है, प्रीमियम राशि होती है, ऐसे जमा करवानी होती है ना। तो कितनी है, जबकि जो बिचौली है वो कितनी भी प्रीमियम राशि ले लेते हैं। इस चीज से निपटने के लिए सरकार ने ये योजना लाई है, पीएम किसान फसल बीमा योजना से, है ना। कौन सी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लाई गवर्नमेंट। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। ठीक है, इसका क्या है, किसानों को सशक्त बनाना है और योजना में पारदर्शिता लाना है। हर बीमित किसान के पास कैसा होना चाहिए, फसल बीमा पॉलिसी के भौतिक दस्तावेज उसके पास से होने चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से दस्तावेज का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के तहत फसल बीमा पॉलिसी के कागजात सीधे किसानों के हाथों में सौंपे जा रहे हैं, है ना, बिचौलियों की भूमिका हो गई समाप्त और प्रीमियम की सटीक जानकारी अपने को मिल जाएगी। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, राजस्थान में शुभारंभ किसने किया? 1 अक्टूबर से इसका शुभारंभ किया था कृषि मंत्री किरोड़लाल मीणा जी ने। 1 अक्टूबर से इसका शुभारंभ किया था। कब से कब चला था? 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये अभियान चला था, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। इसके तहत क्या हुआ, टोटल देश में जो भी खरीफ का सीजन गया है, पिछला सीजन, उसमें क्या हुआ, 8.71 लाख, 8.71 करोड़, 8.71 करोड़ इतनी पॉलिसियां वितरित कर दी। किसने? खरीफ सीजन है पूरे देश में। उसमें से 2.16 करोड़ तो राजस्थान ने ले ली, राजस्थानी किसानों ने, मतलब लगभग कितना होगा, 25%, है ना। तो 8.71 करोड़ पूरे देश में खरीफ सीजन में पॉलिसी बिकी थी, उसमें से 2.16 करोड़ पॉलिसियां राजस्थान की है ना, ये लगभग 25 करोड़। तो ये अपने को और ये डाटा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो सीखो और बढ़ो राजस्थान अभियान। राजस्थान को क्या करना है? खेलना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या करना है? एक अभियान लाएगा, खेलो सीखो और बढ़ो राजस्थान अभियान।
कौन खेलेगा? मैं खेलूंगा? नहीं, बच्चे खेलेंगे छोटे छोटे, वही सीखेंगे, वही आगे बढ़ेंगे, उनके लिए, है ना। वो बच्चे कौन से होने चाहिए? वो बच्चे होने चाहिए आंगनबाड़ी। कौन से? आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी केंद्रों पे, है ना, छोटे छोटे बच्चे वो। खेलो सीखो और बढ़ो राजस्थान अभियान में किसने चलाया? महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन सा डिपार्टमेंट? महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन संस्थाओं के साथ समझौता किया इस अभियान के लिए। खेलो सीखो और बढ़ो राजस्थान अभियान के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग ने किन संस्थाओं के साथ समझौता किया, ये अपने को देखना है। तो पहले तो ये कहाँ पे लागू हो रहे हैं? आंगनबाड़ी केंद्रों पे लागू हो रहे हैं। क्या पूरे राजस्थान में लागू है? नहीं, तो ये लागू है केवल क्या? अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, इनको लागू करके देखना है, ये योजना लागू करके देखनी है। कौन सी? पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट ये होता है कि अपन केवल ये देखते हैं कि यार ये सही है या नहीं है ना, मतलब कहीं पे एक जगह अप्लाई करके देख लेते हैं, उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 12 में यूज कर रहे हैं। क्या पूरे 12 में? नहीं, 12 में भी 2, एक अटरू और एक किशनगंज। अटरू और किशनगंज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना चल रही है। ठीक है, कौन किसके साथ एमओयू हुआ है राजस्थान सरकार का? राजस्थान सरकार का 2 ट्रस्ट है। एक ट्रस्ट है आईएमसी इंडिया, आईएमसी इंडिया, है ना। एक ट्रस्ट तो ये है आईएमसी इंडिया, ये क्या कर रही है? ये मोबाइल की एक कंपनी है आईएमसी इंडिया। तो ये क्या करती है? कोई भी जो कंपनी होती है, बड़ी कंपनी, उसको क्या करना होता है? सीएसआर करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनको सीएसआर करना होता है। सीएसआर का 2% सीएसआर करना होता है, जो भी कमाते हैं ना उसका। तो उसके तहत इन्होंने क्या किया? राजस्थान सरकार से बोल दिया कि हम बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं। और वो कैसे पढ़ाएंगे? कि जो मार्कशीट वाली एजुकेशन है इस पे नहीं, तो हम खेल के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे, छोटे बच्चों को, ना। तो प्ले बेस्ड लर्निंग। कौन सी लर्निंग? प्ले बेस्ड लर्निंग, यानी खेल आधारित शिक्षा, ये अपने को देखनी है। तो एक तो है आईएमसी इंडिया। कौन सी है? आईएमसी इंडिया। इसके अलावा एक है सेस्मी वर्कशॉप। कौन सी है? सेस्मी वर्कशॉप, है ना। सेस्मी वर्कशॉप इंडिया, एक तो आईएमसी इंडिया, एक सेस्मी वर्कशॉप इंडिया। ये 2 ट्रस्ट है, ये इन्होंने एमओयू किया है राजस्थान सरकार के साथ। राजस्थान सरकार कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा इनको? ये देखिएगा महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, क्या करेंगे कि बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे, है ना, कि बच्चों को सिखाएंगे कि कोई भी चीज है, जैसे 2, तो ये 2 लिखा हुआ है, बच्चों को सिखाएंगे कि 2 कैसे लिखते हैं, है ना। ऐसे नहीं सिखाएंगे कि 2 ऐसे लिखते हैं, नहीं। बच्चे को शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू कर, यहाँ से चल और यहाँ तक आ जा। तो बच्चा ऐसे घूम के आएगा, यहाँ पे आएगा, तो उससे पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये 2 है। यानी खेल खेल में बच्चे को सिखाएंगे। ठीक, तो इस योजना को देख लेते हैं कौन कौन सी है। आईएमसी इंडिया और सिस्मो वर्कशॉप, सेस्मी वर्कशॉप ट्रस्ट इंडिया का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से? आईएमसी और सेस्मी वर्कशॉप इंडियन ट्रस्टी है, राजस्थान सरकार की है ना। राजस्थान सरकार की पहले छोटे बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसमें देनी है? उनकी प्रारंभिक शिक्षा को मनोरंजक और प्रभावशाली बनाना है। कहाँ पे? आंगनबाड़ी केंद्रों पर। खेल आधारित शिक्षा, कैसी शिक्षा होनी चाहिए? खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए, प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रमुख साझेदारी कौन कर रहा है इसके साथ? राजस्थान सरकार के साथ साझेदारी करने को विशेषज्ञ संस्थाएं कुछ कौन सी? एक तो आईएमसी इंडिया, एक सेस्मी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट। ये दोनों ट्रस्ट है, ये दोनों उनके साथ नई शिक्षण पद्धति। बच्चों को केवल क्या करना है? किताबी ज्ञान नहीं देना, खेल का भी ज्ञान देना है और रचनात्मक कार्य करवाना है उनसे, है ना। इनके माध्यम से उनको सिखाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट में ये योजना शुरू हो रही है, ये अभियान शुरू हो रहा है कहाँ पे? 12 जिले की किशनगंज और अटरू ब्लॉक से 2 पंचायत समितियां, एक तो है किशनगंज, एक है अटरू। यहाँ से कि यहाँ पर कितने बच्चे लाभान्वित होंगे? यहाँ पर 8000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो 500 आंगनबाड़ी है, उन दोनों ब्लॉक में जो 500 आंगनबाड़ी है, उन सारी आंगनबाड़ी की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको क्या करेंगे? उनको ये 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षा देंगे, है ना, कि बच्चों को आप केवल रटो मत, आप उनको खेल आधारित एजुकेशन दो। ठीक है, तो ये 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसके अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन दो।
अपना अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, जीवांजलि अंगदान अभियान। कौन सा अभियान? जीवांजलि अंगदान अभियान। कहाँ से शुरू हुआ ये शुरू हुआ है सिरोही से। कहाँ से? आबू रोड सिरोही से। आबू रोड सिरोही से हुआ ये शुरू, है ना। आबू रोड सिरोही से जीवांजलि अंगदान अभियान। ठीक है, क्या करना है? अंगदान के प्रति जागरूकता फैलानी है। कब? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को यह अभियान शुरू हुआ था। कहाँ से? अंगदान के प्रति जीवांजलि अंगदान अभियान। किसने? वासुदेव देवनानी जी ने। ठीक है, तो ये पूछा कि कहाँ से शुरू हुआ? आबू रोड से ये शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? यह है कि प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि कोई भी जो भी गवर्नमेंट है ना, वो पर्यावरण अनुकूल हो रही है। कौन सी हो रही है? पर्यावरण अनुकूल। तो पर्यावरण अनुकूल होने के लिए उनको क्या चाहिए? पेट्रोल डीजल वैसे भी महंगे होते जा रहे हैं, तो उनको कम यूज करना है। तो इसकी जगह क्या यूज करना है? ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए अपने पास तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो है ही नहीं राजस्थान में। तो राजस्थान में प्रथम ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? वो गिलोट में बनाया गया है। गिलोट जो पहले अलवर में आता था, निमराना तहसील में, अब कहाँ आता है? गिलोट निमराना तहसील में आता है, लेकिन जिला कौन सा पड़ जाता है? कोटपुतली बरोड में। तो प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, ये गिलोट अलवर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, कौन स्थापित करवा रहा है भाई इसको? इसको करवा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट ने एक संस्था के साथ एमओयू किया है 1200 करोड़ का। एक संस्था ने 1200 करोड़ का एमओयू किया है। ठीक है ना, तो कहाँ स्थापित कर रहे हैं? स्थापित कर रहे हैं इसको गिलोट औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बरोड में। यहाँ पे गिलोट औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बरोड में ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर? गिलोट औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बरोड, निमराना तहसील इसकी पड़ती है ना। कहाँ स्थापित होगा ये प्लांट? कोटपुतली बरोड में, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में, निमराना तहसील में। आवंटित भूमि, राजस्थान गवर्नमेंट भूमि आवंटन करेगी। कितना भूमि आवंटन करेगी? 2,65,329 किलोमीटर की भूमि इनको आवंटित, इनकी मीटर की, वर्ग मीटर की भूमि इनको आवंटित करेगी। अब कौन करेगी ये भूमि आवंटन? कल अपन ने एक पढ़ा था, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2025। अब जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 था, उसमें संशोधन किया था, और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम संशोधित अधिनियम 2025 आया था। उसमें क्या था? अपन ने रिको के क्या कहा था कि रिको को अधिक स्वायत्ता देनी है। ये इंडस्ट्री की बात है, और रिको इंडस्ट्री को देखता है ना। राजस्थान में इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जो प्रमुख एजेंसी है औद्योगिक विकास की, वो कौन है? रिको। तो रिको को स्वायत्ता देनी है, तो रिको को स्वायत्ता देते हुए ये इस अभियान में भूमि आवंटन कौन करेगा? ये कौन करेगा भूमि आवंटन? ये भी यहाँ पर रिको ही भूमि आवंटन करेगा। राजस्थान सरकार, नाम राजस्थान सरकार का होगा, लेकिन मतलब जो मेन संस्था है वो काम कौन सी कर रही है इसमें? रिको मेन संस्था इसमें काम कर रही है। ठीक है, निवेशक कंपनी कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि कौन सी कंपनी निवेश कर रही है इसमें? PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी? PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निवेश किया जा रहा है। निवेश राशि कितनी है? 1200 करोड़ रुपए की राशि निवेश की जा रही है। ठीक है, सरकारी पहल और प्रक्रिया क्या है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसमें ये कौन सी कंपनी थी? ये PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके साथ 1200 करोड़ का एमओयू हुआ था कि आप क्या करोगे? 1200 करोड़ निवेश करोगे राजस्थान में ई बस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, कितनी? ई बस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनके साथ एमओयू किया था 1200 करोड़ का। ठीक है, और उसकी क्षमता कितनी होगी? कितनी बसें, कितनी ई बसें वो मैन्युफैक्चर कर सकता है ना। तो कितनी बसें ई बस, कितनी ई बस वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, ये अपने को देखना है।
तो अपन आगे चलते हैं। ये हो गया रिकू। औद्योगिक विकास एजेंसी कौन सी है? इसमें औद्योगिक विकास एजेंसी है रिकू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? देखो, पिछले वित्त वर्ष में अपना जो निर्यात था 2023-24 के वित्त वर्ष में, वो कितना था? वो अपना निर्यात था लगभग 83,704 करोड़ का। जो इससे पहले वाला वित्त वर्ष 24-25 में, उसमें कितना निर्यात था? उसमें था लगभग 97,171 करोड़ का। तो इनमें वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई थी लगभग 16% की। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 16% की निर्यात में वृद्धि हुई। अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है वो वित्त वर्ष चल रहा है 25-26। अक्टूबर के डाटा है कि लगभग 25,000 करोड़ की जो इसकी प्रथम तिमाही थी। प्रथम तिमाही मतलब जो 3 माह से शुरू के कि अप्रैल, मई और जून, है ना, उसके शुरू के 3 महीने थे, उसमें अपन ने कितना 25,200 करोड़ का इन्वेस्ट 25,200 करोड़ का क्या कर लिया? निर्यात कर दिया। इतना निर्यात तो अपन पहले ही कर चुके हैं, जबकि ये 97,171 करोड़ का पूरे साल के अंदर था, है ना। तो इस साल ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। 2-4-10 दिन में अपना इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा, उसमें नए डाटा अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो निवेश कितना किया था पहले? 83,704 था, और इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में कितना है? 97,171 करोड़। 16% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है क्या? वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है? 16% की वृद्धि हुई है। 16% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार कितना था? 83,704 करोड़ का। और वित्त वर्ष 24-25 के अनुसार कितना था? 97,171 करोड़ का बजट था। इन दोनों में जो अंतर हुआ, वृद्धि हुई, कितनी हुई? 16% की वृद्धि हुई, है ना। अपन प्रेजेंट वित्त वर्ष की बात करते हैं। प्रेजेंट वित्त वर्ष में कितना होगा? 2025-26 में जो प्रथम तिमाही थी, प्रथम तिमाही में कितनी होगी? 25,200 करोड़ का अपन ने कर लिया। 25,212 मतलब एवरेज लगा लो। 25,200 करोड़ रुपए का हमने क्या कर लिया? निर्यात कर दिया। ठीक है, तो तिमाही का ये आंकड़ा लास्ट बार की जो तिमाही है, इस बार 2025-26 इसमें कितना कर लिया? प्रथम तिमाही में अपन ने 25,200 करोड़। ये 2024-25 की जो तिमाही है उससे कितना ज्यादा है? उससे ये 14.37% ज्यादा है। ठीक है, ये डाटा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाले दोनों डाटा आप याद करना। अपना अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवहन बस सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज किस मॉडल पर आधारित है? एक ग्रामीण परिवहन बस सेवा इन्होंने शुरू की है। अपनी बस कौन सी? राजस्थान रोडवेज। एक पहल शुरू की है, कौन सी? अपनी बस कौन सी? राजस्थान रोडवेज। अपनी बस राजस्थान रोडवेज किसने शुरू की है? ग्रामीण परिवहन बस सेवा विभाग ने शुरू की है। क्या है ये? इन्होंने कहा कि यार कोई भी जो निजी बस ऑपरेटर है, निजी बस ऑपरेटर, वो क्या करेंगे? राजस्थान गवर्नमेंट से टाइप करेंगे। किससे? राजस्थान गवर्नमेंट। निजी बस ऑपरेटर राजस्थान गवर्नमेंट से क्या करेंगे? टाइप करेंगे, इनसे बंद बनाएंगे, और इसके द्वारा ये दोनों मिलके क्या करेंगे? जो गाँव में है वहां पर बस की सेवाएं देंगे। बस की सेवाएं कितने जगह पे? 357 चिन्हित रोड पे, 357 रोड चिन्हित, इन 357 रूट पे बसें चलेगी। और है ना, इसी में अपनी बस राजस्थान रोडवेज के तो 357 रूट पे 357 चिन्हित मार्गों पे बसें चलेगी। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी? गांव वालों की, है ना। गांव में भी बसें जाएगी। कितने गांवों को फायदा होगा? 169 गांवों को इससे फायदा होगा। आने वाले बजट में
इसकी संख्या बढ़ सकती है। अभी की फिलहाल जो चल रही है वो कितनी 169 गाँव को इससे फायदा होगा। कब शुरू हुई ये योजना? ये योजना शुरू हुई 5 अक्टूबर को। ये अभियान कब शुरू हुआ? ये पॉलिसी कर लो, पहल कर लो, 5 अक्टूबर को कहा गया कि निजी बस ऑपरेटर और राजस्थान गवर्नमेंट मिलकर ये करेगी, है ना, कि कुछ पैसा आप लगाओ, कुछ पैसा हम लगाते हैं। इससे क्या होगा कि फिर जो कमाई होगी रखेगा कौन? बात यह है कि जो भी इससे पैसा आएगा, है ना, लोगों से तो टिकट तो लेना ही है, टिकट के पैसे तो फिर कौन लेगा? है? तो उनको क्या करेंगे, जो भी इनका मॉडल होगा कि कितना पैसा कौन लगेगा, 40 जो भी इनकी साझेदारी होगी 40-60 की, जो भी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि कितनी होगी, लेकिन 40-60 का जो अनुमान रहता है वो होगी। तो इसको रेवेन्यू को उसी प्रकार से शेयर किया जाएगा। तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, कौन सा मॉडल होगा? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत आपने बस कौन सी? राजस्थान रोडवेज, यह पहल शुरू की गई 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी द्वारा। ठीक है, इसको अपन डिटेल में देख लेते हैं। राजस्थान परिवहन बस सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज कौन से पे शुरू की गई? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे शुरू की गई। ठीक है, ये कब? 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने इसको शुभारंभ किया। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित है। सरकार और निजी बस ऑपरेटर मिलकर ग्रामीण मार्गों पर क्या करेंगे? बस चलाएंगे। ठीक है, कितनी? ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 357 चिन्हित मार्गों पर फायदा होगा और 169 ग्राम पंचायतों की इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, इन्हें मेहंदी की किस्में विकसित की है। और मेहंदी की किस्मों का क्या नाम है? काजरी का तो सीजेड ले लिया, RS PH, एक 8 है और एक 9। मेहंदी की तो किस्में बनाई, काजरी का सीजेड लेके PS, ये RS PH 8 और 9, ये क्या है? मेहंदी की किस्में, है ना, ये विकसित की है। कौन सी? मेहंदी की किस्में कौन सी? कि मेहंदी की अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में होनी चाहिए। इसके लिए CZ RS PZ और CZ ये RS PH 9। ठीक है, ये मेहंदी की किस्में, ये मेहंदी की किस्में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने जारी की है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर क्या होता है, शायद LDC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर जेड है ना, जेड की फुल फॉर्म में उसने एक जगह तो लिख दिया जोन, जोनल, और एक जगह लिख दिया उसने जोन। तो इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, जोनल नहीं लिखना, की फुल फॉर्म में क्या आता है? जोन आता है। ये अपने को ध्यान रख लेना, बस छोटी सी चीज है, हालांकि आपको इसका ध्यान ही होगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जोनल नहीं है। ठीक है, तो ये मेहंदी की किस्में कौन सी थी? मेहंदी की किस्में थी CZ RS PH 8, CZ RS PH 9। यहाँ पर जो की किस्म भी कुछ सॉल्यूशन में दी हुई है, वो भी अपने को याद रखनी है कि जो की किस्म कौन सी है? RD 3064। कौन सी है? RD 3064। इसे किसने बनाया? जो दुर्गापुरा में अपना ये राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुरा में, उसने इस किस्म जो की किस्म बनाई है, जो की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। क्या नाम है? RD 3064। तो एडिशनल फैक्ट है, इसको आप रट्टा मार लेना। ये क्या है? एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो देखो इसमें तो 4 जून से 18 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम अभियान चला था। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है यूपी और दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। तो अपने को याद रख लेना कौन सा स्थान रहा राजस्थान का? द्वितीय स्थान रहा। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मूलतः राजस्थान के सवाई माधोपुर के हैं, है ना। तो सवाई माधोपुर के जोलदा गांव के रहने वाले हैं। कौन से? संपत मीणा जी। इनको CBI का विशेष डायरेक्टर नियुक्त किया गया, विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया। कहाँ के रहने वाले? जोलदा गांव, सवाई माधोपुर के रहने वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति नियुक्त किया गया?
देखो कुलपतियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि 4 यूनिवर्सिटी दे देंगे और 4 कुलपतियों के नाम दे देंगे, उनका फॉलोइंग मैच करवा लेंगे, है ना। तो ये अपने को याद रख लेना, याद रखना थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन बस तुक्का बैठाओ और याद रखो। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है ना। तो पशु चिकित्सा के लिए किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है डॉक्टर सुमंत व्यास को, किसका, बीकानेर का। जो पवन कुमार जी है, पवन कुमार जी को बनाया गया है JNU का, यानी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का, किसको बनाया गया, पवन कुमार जी को बनाया गया। प्रताप सिंह से आपको याद रखना है कि प्रताप कौन, महाराणा प्रताप। प्रताप कौन, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जो कृषि यूनिवर्सिटी है, तकनीकी यूनिवर्सिटी उदयपुर की, उसका इनको बनाया गया है, किसको, प्रताप सिंह को। ऐसे याद रखना है अपने को, है ना। और वीरेंद्र सिंह जैतावत जी को, इनको शायद जोधपुर यूनिवर्सिटी का बनाया गया है, इसका वीरेंद्र सिंह जैतावत जी को जोधपुर यूनिवर्सिटी का, जोधपुर कृषि यूनिवर्सिटी का क्या बनाया गया, ये कुलपति बनाए गए। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपन पढ़ लेते हैं पूरी। सुमंत व्यास को किसका, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालय बीकानेर का। प्रोफेसर पवन कुमार को JNU का बता ही दिया था मैंने, जोधपुर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का। और निमित रंजन चौधरी को RTU राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी कोटा का कुलपति बनाया गया है, निमित रंजन चौधरी को। गोविंद साई शुक्ला, नाम ही ऐसा है, गोविंद साई शुक्ला, है ना। मतलब ये कौन होंगे, सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी है ना, आयुर्वेद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, वहां की कुलपति इनको बनाए गए। प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी है उदयपुर, इसका बनाया गया है। पुष्पेंद्र सिंह चौहान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का कुलपति बनाया गया है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह जैतावत कृषि यूनिवर्सिटी जोधपुर का कुलपति बनाया गया है। और एक है श्री विमला डुकवाल, इनको कृषि यूनिवर्सिटी कोटा का निदेशक कुलपति बनाया गया, ठीक है। हाल ही में दिवंगत हुए श्री रामेश्वर डूडी, है ना, इनका संबंध किससे है, ये इसके संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, रामेश्वर डूडी जी के बारे में कौन सा कथन संबंधित नहीं है। देखो 1999 से 2000 तक वो लोकसभा सदस्य रहे, MP रहे थे, अपने को सबको पता है रामेश्वर डूडी जी के बारे में, यहाँ से MP रहे थे। कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर से MP थे रामेश्वर डूडी जी। एक टाइम ये था कि अशोक गहलोत जी से भी पहले इनके मुख्यमंत्री बनने की खबरें चल रही थी, हालांकि वो हो नहीं पाया। 1999 से 2004 तक ये लोकसभा सदस्य रहे, बीकानेर से संबंधित थे। 2013 से 18 तक तो वसुंधरा राजे गवर्नमेंट थी, उसमें ये कहते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर इन्होंने कभी कार्य नहीं किया, है ना। तो ये फैक्ट ध्यान रखने अपने को। रामेश्वर डूडी जी एक प्रमुख राजनेता थे, किससे थे, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये संबंधित है, ठीक है। और ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, ठीक है। लोकसभा सांसद रहे थे 1999 से 2004 तक। चलो आगे चलते हैं। 10वें आयुर्वेद दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार में किसे, 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय घोषित किया गया, ठीक है। अपन देखते हैं इसको। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 15 सितंबर के आसपास मनाया जाता है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 15 सितंबर या 21 सितंबर को। तो राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी जी जो ऋषि धन्वंतरी है, उनका संबंध किससे, उनका संबंध चिकित्सा से, आयुर्वेद से, ठीक है। तो राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार दिया गया। तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय किसे घोषित किया गया, तो ये मिला था किसको, पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी को। किसको दिया गया, पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी को ये पुरस्कार दिया गया। और कुछ व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया, 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। तिथि थी 23 सितंबर और स्थान था जयपुर। 2024 के विजेता कौन कौन है इसमें, व्यक्तिगत श्रेणी में है डॉक्टर मनीषा जैन अजमेर, इन्होंने आयुर्वेद के में बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए विशेष और उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया, ठीक है। श्री भौमाराम चौधरी जी जोधपुर, श्री भौमाराम चौधरी जयपुर,
भूमि दान करवाने और जनसेवा के लिए अनुकरणीय कार्य। इन्होंने क्या किया, एक औषधालय बनाने, आयुर्वेद औषधालय बनाने के लिए अपनी जमीन डोनेट कर दी थी। उनके लिए भोमाराम चौधरी जी को भी दिया गया। मनीषा जैन खान की अजमेर की, भोमाराम चौधरी जोधपुर की। गंभीर सिंह नदबई भरतपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या किया, अपने जो ब्लॉक आयुष चिकित्सालय है उसमें उल्लेखनीय कार्य किए हैं। श्री गुलाम अली बीकानेर गांव में है, अनूपगढ़ का गांव में, ग्राम 12H, वहां पर आयुर्वेद औषधालय है, वहां पर समर्पित सेवा की, उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया। संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया, पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी को संस्थागत श्रेणी में दिया गया था। जो अपना क्वेश्चन था कि संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया, पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। वो है 13वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है ना। फिल्म फेस्टिवल हुआ था 13वां राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कहाँ पे हुआ था, ये जयपुर में। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया किसको, हुकुम को। कौन सी फिल्म को, हुकुम। हुकुम फिल्म है, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया हुकुम को, है ना। और बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड इसको दिया गया। इसके निर्देशक कौन थे, पंकज तंवर। इसके निर्देशक थे पंकज तंवर को, उनको बेस्ट ये निर्देशक का भी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अपन डाटा देख लेते सारे। 13वीं राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड किसे मिला, वो मिला था हुकुम को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये, जयपुर में आयोजित किया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हुकुम। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हुकुम फिल्म के डायरेक्टर थे पंकज सिंह तंवर, उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक फिल्म थी कल्याण, उसके अभिनेता थे श्रवण सागर। कौन से, श्रवण सागर, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया। और सपना एक उड़ान, इसकी अभिनेत्री सुष्मिता राणा, क्या नाम है, सुष्मिता राणा, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया था। और खुद एक है दिलीप सेन, इनको संगीत के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, जयपुर में। ठीक है, कौन से नंबर का था, 13वें नंबर का राजस्थान फिल्म फेस्टिवल था ये। दिलीप सेन जी को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये तो थे राजस्थान के, राजस्थान से बाहर भी क्षेत्रीय कुछ अलग अलग क्षेत्र के, उनमें बेस्ट क्षेत्रीय फिल्म दिया गया साला को। इसको साला, और साला के अभिनेता थे धीरेन, उनको बेस्ट क्षेत्रीय अभिनेता के रूप में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया। कौन सी फिल्म थी, साला। ठीक है, साला। ठीक, बेस्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी, हुकुम। और जो उनके पंकज तंवर जी थे, उनको बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। और सपना एक उड़ान की अभिनेत्री थी सुष्मिता राणा, उनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। ठीक है, और इस क्षेत्रीय फिल्म अपन देख ली कि साला क्षेत्रीय फिल्म को बेस्ट फिल्म, और इनके जो अभिनेता थे धीरेन, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया। चलो आज अपने 20 क्वेश्चन हो गए, बहुत है। इसे धीरे धीरे करके अपन एक एक करके 2-5 दिन में राजस्थान जी के अक्टूबर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी अपन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगली क्लास में। ठीक है, नमस्कार।